अब से लगभग 2 घंटे बाद बजट 2023 पेश किया जाएगा। 5वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी संसद के पटल पर। लेकिन इस बीच सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। विश्लेषण किया जाएगा कि इस बार के बजट में आखिरकार किस वर्ग की उम्मीदें दरअसल पूरी हुई हैं। हमने देखा था कि कैसे वित्त मंत्री अब से कुछ ही देर पहले वित्त मंत्रालय पहुंची, जहां पर दोनों वित्त राज्य मंत्री भी इस वक्त मौजूद हैं। सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश किया जाना है। ये 5वां बजट निर्मला सीतारमण का होगा। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट। ये वित्त राज्य मंत्री के साथ साथ कल देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था। उन्होंने कहा था कि दूसरे देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है। आम आदमी से लेकर तमाम वो लोग जो इस वक्त उम्मीद भरी नजरों से वित्त मंत्री की ओर देख रहे हैं, क्या वाकई ये उम्मीदें इस बार का बजट पूरा कर पाएगा या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब से 2 घंटे बाद बजट पेश किया जाएगा और लगभग 1.25 से 1.5 घंटे का ये भाषण बताया जा रहा है। तो क्या आयकर में मिलेगी राहत या फिर विकास को मिलेगी रफ्तार, सेहत को मिलेगी बजट का टॉनिक, और किसानों के लिए किस तरीके से लाभ पहुंचाएगा ये बजट, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और ये तस्वीरें देखिए, वित्त मंत्री बाहर आ चुकी है वित्त मंत्रालय के। उनके हाथ में वही लाल चार्ट जो पिछले साल आपने देखा था, और दोनों वित्त राज्य मंत्री उनके इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं। ये दरअसल वही फोटो अपॉर्चुनिटी है जो आज पूरे दिन चर्चा का विषय रहेगी। और वित्त मंत्री के पिटारे में दरअसल क्या कुछ खास रहने वाला है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार सभी वर्गों की उम्मीदें वित्त मंत्री से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो किसान हो। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, वो आ गई हैं तस्वीरें जो हर साल हमें देखने को मिलती हैं, हाथ में लाल टैब के साथ वित्त मंत्री दिखाई दे रही हैं। थैंक यू मैम। डिजिटल कॉपी बजट को लेकर के देखिए, सामने लाल साड़ी में लाल रंग की डिजिटल कॉपी थैंक यू मैम। और यहाँ से बस हम निकलने वाले हैं। वर्ष का चुनावी वर्ष के ठीक पहले का बजट है, और ऐसे में सबको उम्मीद ये लग रही है कि सबके लिए, सबकी पॉकेट के लिए कुछ न कुछ वित्त मंत्री के पास जरूर होगा। अब वित्त मंत्री यहाँ से रवाना हो रही हैं राष्ट्रपति भवन के लिए। जैसी कि परंपरा है, उसमें सबसे पहले बजट की कॉपी राष्ट्रपति जी को दिखाई जाती है, उनके सामने पेश की जाती है, और इसके साथ ही धीरे धीरे काफिला अब राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ेगा। और वित्त मंत्री यहाँ से निकलकर, उनकी गाड़ी यहाँ से निकल रही है, और यहाँ से निकलकर वो, जैसा कि मेरे कैमरामैन नीरज, ये काफिला वित्त मंत्री जी का आगे बढ़ता हुआ, और इसमें बजट की कॉपी लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साथ हैं। धीरे धीरे चलता हुआ ये काफिला आगे जाता है, और राष्ट्रपति भवन यानी राष्ट्रपति जी को बजट की पहली कॉपी राष्ट्रपति जी को दी जाती है। चूंकि संविधान के मुताबिक ये सरकार राष्ट्रपति जी की सरकार होती है, लिहाजा ये पहली कॉपी यहाँ देने के बाद फिर वित्त मंत्री संसद भवन आएंगी। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट बजट को अपनी मंजूरी देती है, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद फिर सारे लोग, यानी उसके बाद बजट सेशन शुरू होता है, बजट पेश करने की कवायद शुरू होती है। इसके बाद सदन के पटल पर बजट का पूरा भाषण वित्त मंत्री पढ़ते हैं, और इसके बाद सदन की कार्रवाई उस दिन के लिए स्थगित हो जाती है। ये परंपरा है, यानी राष्ट्रपति भवन में काफिला वित्त मंत्री का गुजरता हुआ, जहां बजट की पहली प्रति या बजट का सबसे पहले राष्ट्रपति जी को जानकारी दी जाती है कि सरकार ने ये बजट बनाया है। और इसके बाद फिर बजट भाषण से लोगों को उम्मीदें ये हैं कि अगले साल चुनाव है, सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश कर रही है 2024 में। तो पूरक बजट पेश होगा, जिसमें चुनाव तक के रोजाना के खर्चे और आय व्यय का ब्यौरा दिया जाएगा सदन को, और उससे सदन से मंजूरी ली जाएगी। जो परंपरा है उसके मुताबिक बजट सत्र का पहला चरण, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होती है, और इसके बाद अगले चरण में बजट के प्रावधानों पर चर्चा होती है, फिर बजट पास कर दिया जाता है। जो अभी फिलहाल वित्त मंत्री राष्ट्रपति जी के पास गई हैं, और थोड़ी देर में उनका काफिला वापस इसी रास्ते से जाएगा जो संसद भवन तक वो जाएंगी। संसद भवन में कैबिनेट की मीटिंग होगी, और कैबिनेट की मीटिंग बजट को अपनी फाइनल मंजूरी देगी, और इसके बाद बजट प्रावधान
यानी बजट प्रस्ताव वो सदन के सामने रखे जाएंगे, जिसमें वित्त मंत्री बजट प्रस्ताव पढ़ती हैं और वो बताती हैं, पूरे देश को जानकारी मिलती है कि सरकार कहां से पैसा उगाही करेगी और किन किन योजनाओं पर पैसा खर्च करेगी। तो ये सारी चीजें इसकी है और बस लोगों को ये उम्मीद है, जो आम सैलरीड वर्ग है हमारे आपके जैसा, उनको ये उम्मीद है कि इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलेगी, कुछ जरूरी चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो सारी चीजें सस्ती होंगी। व्यापारियों को ये उम्मीद है, उनको भी अपने अपने हिस्से की उम्मीद जरूर लगती है कि उस पर क्या चीज, किन चीजों पर सरकार आयात और निर्यात पर छूट दे रही है। पहले बजट का ये था कि बजट के समय ही चीजों के दाम घटने बढ़ने की बात आती थी, अब तो साल भर चीजें चलती रहती हैं, उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। तो लिहाजा ऐसे में बजट का दायरा थोड़ा सीमित जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी उत्सुकता असीमित है और उत्सुकता को लेकर हमेशा लोगों को यह रहता है कि वित्त मंत्री के इस पिटारे से क्या निकलने वाला है। पहले चमड़े का बैग होता था, लेकिन अब पेपरलेस हो गया है बजट, यानी अब सिर्फ लैपटॉप लेकर वित्त मंत्री जाती हैं और सदन को उसी के जरिए सारी जानकारी दी जाती है। इस बार से और भी बजट की प्रतियां सब ऑनलाइन कर दी गई हैं ताकि पेड़ों की कम से कम कटाई हो, कागज का इस्तेमाल कम हो और जिससे हम पर्यावरण को बचा सकें। यानी एक बड़ा संदेश ये भी है, लोगों को सरलता के साथ ही पर्यावरण में विरल होती जा रही ऑक्सीजन को भी कैसे बचाया जाए, कैसे पूरे पर्यावरण को बचाया जाए, ये चिंता भी इस कदम में दिखाई पड़ती है। जी जी हाँ संजय आपको बता रहे थे कुछ ही देर में बजट पेश होने की घड़ी करीब आ रही है। बजट पर आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं सीधे जीआईपी मॉल से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हम आपको बताएंगे कि आज क्या कुछ बजट में हो सकता है, देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है और इसी के साथ क्या एक चुनावी बजट भी इस देश में हम इस बार देख सकते हैं, क्योंकि 9 राज्यों में इस साल चुनाव है, लोकसभा चुनाव अगले साल है। बहुत सारी बातें हैं, इकोनॉमिक सर्वे के जरिए, आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए जो देश की अर्थव्यवस्था की हालत बताई गई है वो अच्छी सेहत बताई गई है। इसी के साथ संकेत साफ है कि शायद हम एक पॉपुलिस्ट यानी रेवड़ियों वाला बजट नहीं देखेंगे, जिसमें फिस्कल प्रूडेंस यानी आर्थिक रूप से कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत रह पाए उस पर ज्यादा जोर होगा। लेकिन इसी के साथ जो सोशियो इकोनॉमिक यानी ऐसे तमाम स्कीम्स सरकार के हैं उसमें ज्यादा पैसे डाले जा सकते हैं। कहां कहां पर मिडिल क्लास को फायदा होगा, कहां पर किसानों की सोची जाएगी, क्या किसान सम्मान निधि में कोई बड़ा बदलाव होगा, इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। आप क्या उम्मीदें इस बजट से रख सकते हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। पेपरलेस बजट का जिक्र हमेशा होता है। निर्मला सीतारमण को आज देख रहे हैं आप, कुछ ही देर में वो राष्ट्रपति से मिलेंगी, उसके बाद कैबिनेट का अप्रूवल, उसके बाद लगभग 11 बजे बजट वो पढ़ना शुरू करेंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। कई खास मेहमान यहाँ पर भी हमारे साथ हैं, सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आलोक शर्मा जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आलोक जोशी जी बतौर इकोनॉमिस्ट और जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन सब से चर्चा करेंगे। लेकिन हिमांशु, पूर्ण बजट मोदी सरकार 2 में ये आखिरी है, इंटरिम बजट हम अगली बार देख सकते हैं, लेकिन इस पूर्ण बजट के जरिए वोट पर नजर रहेगी या अर्थव्यवस्था पर नजर रहेगी, इस पर सबका जोर रहेगा। और क्या इस वक्त समझ में आ रहा है, कितनी देर में लगभग जो पूरी प्रक्रिया है वो भी जल्दी से बता दें। और बाजार में तेजी देखी जा रही है, क्या हम ये माने कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के पहले बीते दिन जो बाजार में हमने देखा था एक गिरावट के साथ बाजार खुला था, आज थोड़ी तेजी दिख रही है? देखिए बिल्कुल अंजना, वोट पे भी नजर रहेगी और अर्थव्यवस्था पे भी नजर रहेगी। अगर हम देखें तो आज भारत विश्व की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो लगातार ग्रो कर रही है। जब पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो लगातार ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जो बजट आएगा उस पर न सिर्फ भारत की आम जनता की नजर होगी बल्कि पूरे विश्व के उन देशों की भी नजर होगी कि भारत किस तरीके का नया बजट लाएगा। नारी सशक्तिकरण का ये बजट होगा। कल उन्होंने कहा था राष्ट्रपति का उद्बोधन होना है, वो आदिवासी क्षेत्र से आती हैं। और दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण 5वां बजट पेश करेंगी। तो निर्मला सीतारमण के इस बार बही खाता, क्योंकि अब वो बजट नहीं बही खाता कहती है और उनकी मां ने उनको सिलकर दिया था जब वो पहली बार बजट पेश करने आई थी, लाल कपड़े में सिलकर दिया था।
पेपरलेस किया गया, उस पर टैब के जरिए जो है वो बजट को पढ़ती हैं, और दूसरा वो टैब मेक इन इंडिया होता है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाया जाए, उस पर आत्मनिर्भर भारत कैसे बने इसको लेकर आगे बढ़ना होगा। तो सोशो इकोनॉमिक बजट होने वाला है, ग्रामीणों के लिए होगा, किसानों के लिए होगा, मध्यम वर्ग के लिए बहुत कुछ होगा। बस एक चीज देखने वाली है, क्या सैलरी क्लास को इनकम टैक्स में छूट बढ़ाई जाएगी, 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना किया जाएगा। पिछली बार ये कहा गया था कि इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो आम आदमी को 5 लाख तक जो है वो उस पर इनकम टैक्स नहीं देना होता है, ये एक चीज आई थी सामने। लेकिन आम आदमी चाहता है कि डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उनको जो है वो छूट मिले। क्या सरकार इस पर विचार करेगी, क्योंकि 9 राज्यों के चुनाव होने हैं और अगर जम्मू कश्मीर के चुनाव होंगे तो 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उसको लेकर क्या आम आदमी की जेब में कुछ पैसा बचेगा। क्या एक चीज और देखनी होगी, क्योंकि कोविड से हम निकल कर आए हैं, हेल्थ सेक्टर के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार ज्यादा सोच रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस है, साथ ही साथ गरीब कल्याण योजनाएं उनके बजट को बढ़ाया जाने की बात कही जा रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या हर घर जल हो, हर घर बिजली हो। ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जो आम आदमी को डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में जो है वो फायदा पहुंचाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं वो रेवड़ी कल्चर के तो खिलाफ है, लेकिन सोशल स्कीम जिससे आम आदमी का जीवन स्तर ऊपर हो सकता है उस पर उनकी सोच है। तो मध्यम वर्ग के साथ साथ जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बजट की जो छाया है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, हर वर्ग को हिमांशु कितना मिलेगा इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन कम से कम हर वर्ग को ये लगेगा जरूर कि कुछ ना कुछ उसके हाथ में आया है। हमारे साथ युद्धवीर सिंह जी भी जुड़ गए हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान यूनियन के। अब स्टूडियो में जो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं उन सबके सैयद जफर इस्लाम साहब, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, किसानों को कुछ मिलेगा, छात्रों को कुछ मिलेगा, मध्यम वर्ग को कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या कुछ संकेत आप बड़े दे सकते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के जरिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत ही आप संयमित अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर ही बजट बना रहे हैं। देखिए, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि जो बजट का जो मूल मंत्र होता है और जो उन्होंने फॉलो किया है, जो फोकस रहा है, वो 2 ही फोकस रहता है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, देश मजबूत हो, और दूसरे भारत की जनता मजबूत हो। इसलिए जब भारत की जनता के बारे में बात करते हैं तो जैसा आप बात कर रहे थे, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होगा, लेकिन खास जो हमारे लिए प्राथमिकता होती है वो चाहे वो किसान भाई बहन हो, चाहे जो आम नागरिक हो, चाहे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो या मध्यम वर्ग के लोग हों, उन सब के लिए जो है प्राथमिकता हमारी सरकार ने बराबर दी है और इस बार भी होगा। लोगों के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं और सभी एक्सपेक्टेशंस पे शायद अलग अलग लोगों के अलग एक्सपेक्टेशन होते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो भी पॉलिसी डिसीजन होगा, जो भी बजटरी एलोकेशन होगा, उसका सीधा सीधा जो लाभ आम नागरिक को, देश की जनता को होगा। चाहे वो टैक्स रिलीफ में अगर लोगों के डायरेक्ट टैक्स में क्या कुछ बदलाव होगा स्ट्रक्चर में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद चूंकि टैक्स कलेक्शन जो है इस बार काफी अच्छा देखा है, काफी बॉयंसी इसमें देखी गई है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार हो सकता है ऐसा अनुमान मैं लगाता हूं कि कुछ उस तरह की राहत दी जा सकती है। दो आलोक मेरी तरफ इस तरफ बैठे हुए हैं, तो आप लोग आलोक कीजिए कि कुछ होगा कि नहीं, क्या संकेत दे रहे हैं सैयद जफर इस्लाम? क्या 2.5 लाख से ऊपर किया जा सकता है कुछ? आलोक जी देखिए, एक शेर है बहादुर शाह जफर का, हाँ। भरी हैं दिल में जो हसरतें, कहूं तो किससे कहूं, सुने हैं कौन मुसीबत, कहूं तो किससे कहूं। अब ये आप अपने ऊपर ले लें या वित्त मंत्री की तरफ से देख लें तो हसरतें सबकी हैं, इस वक्त बहुत सारी हैं, और खास तौर पर मिडिल क्लास पिछले कई सालों से इंतजार कर रहा है कि इनकम टैक्स के मोर्चे पर कुछ मिले। आखिरी बार आप याद करिए तो अरुण जेटली साहब ने जब दिया था तो उन्होंने कोई 10-15 हजार रुपए का फर्क किया था, लेकिन साथ में उन्होंने बताया था कि बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं। इस बार अभी हम जो सुन रहे हैं रिपोर्टर्स खास तौर पे, क्योंकि वो मिडिल क्लास के ही प्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं क्या 5 से 10 लाख हो जाएगा। आप इसको तो बिल्कुल आप मान लीजिए कल्पना की उड़ान है कि कोई बड़ा 10-15 हजार का ही डिफरेंस, बहुत थोड़ा बहुत कोई फर्क हो सकता है, जहां है। संभावना दिख रही है वो दिख रही है मुझे। ऐसा कुछ महिलाओं को लेकर कामकाजी महिलाओं के लिए कोई खास चीज दी जा सकती है। चुनावी बजट है, पूरा पॉपुलिज्म लेकर आ गए। देखिए, मुझे तो अरुण जेटली साहब का उस संसद में दिया गया पूरा भाषण याद आ रहा है जिसमें वो 2012-13 में कहा करते थे कि लिमिट 7 लाख होनी चाहिए, और हालत यह है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 पे अटका हुआ है। दोनों चीजें बढ़नी चाहिए।
और अगर बढ़ाएंगी निर्मला सीतारमण जी, मध्यम वर्ग को कोई राहत देंगी, तो हम जरूर उस पर खुशी भी मनाएंगे और बधाई भी देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि 9 वर्षों से पहली सरकार है स्वतंत्रता के बाद से कि जिसने एक बार भी टैक्स की लिमिट को नहीं बढ़ाया है। चलिए ठीक है, सैयद जी इसका जवाब देंगे। युद्धवीर सिंह जी, किसान सम्मान निधि क्या वाकई अभी तक 6,000 जो मिल रहा है सालाना वो एक राहत है? पहले तो उस पर आपका जवाब, और क्या आप चाहेंगे कि वो अमाउंट थोड़ा बढ़े तो कितना? देखिए, किसान सम्मान निधि जो है 2019 के चुनाव से पहले दी गई। किसान सम्मान निधि से किसान का, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर। संजय हाथ उठा रहे हैं आप, क्या हुआ वहां पे? जल्दी से बताइए, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिए। संजय, वित्त मंत्री जी का काफिला बस वित्त मंत्री जी का काफिला राष्ट्रपति भवन से बस आने ही वाला है, क्योंकि गाड़ियां शुरू हो गई हैं। किसी भी समय वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति जी को बजट की कॉपी पेश करके वापस संसद भवन की ओर आ सकती हैं। मैं ये बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि जहां तक बजट का सवाल है, उसमें जो छन कर खबरें आ रही हैं या जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि सरकार की पूर्ण दृष्टि चुनाव पर रहेगी और बंकिम दृष्टि अर्थव्यवस्था पर रहेगी, क्योंकि पिछले 4 सालों से सरकार की पूर्ण दृष्टि अर्थव्यवस्था पर है और बंकिम दृष्टि चुनावों पर रही है। लेकिन अब चुनाव का समय आ गया है, इसलिए पोजीशन बदल गई है। जो ग्रहों की चाल होती है उसमें कई बार कोई ग्रह किसी को सीधा देखता है और किसी को टेढ़ी निगाह से देखता है, कनखी से देखता है। तो सरकार कनखी से अर्थव्यवस्था को देखेगी इस बार, और पूर्ण दृष्टि से बिल्कुल सीधे सीधे वो चुनाव को देखेगी, यानी लोक लुभावन बजट आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन अब देखा जाए, कई बार ये सरकार चौंकाने वाले फैसले भी करती है, जिसकी उम्मीद सबसे ज्यादा होती है वही चीज नदारद होती है। जिसका जिक्र नहीं था इस फंसाने में, वही बात सबको नागवार। लेकिन बजट में अभी तक कुछ भी ऐसा चौंकाने वाला हुआ नहीं है 8 साल में। ठीक है संजय, बजट में लेकिन 8 सालों में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो कि चौंकाने वाला। युद्धवीर जी, आपको मैंने टोक दिया था, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, किसान सम्मान निधि की आपने बात की, वो 2019 के चुनाव से पहले वो एक चुनावी वो था। 6,000 नहीं मिल रहा है किसानों वो को? 6,000 मिल रहा है, किसी को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन 6,000 से किसान का कुछ नहीं होने वाला है। हमारी जो मांग रही है हमेशा कि किसान को लागत पे लाभकारी मूल्य मिले। जब तक खेती में मुनाफा किसान को नहीं होगा, ये अनुदान देने से क्या होने वाला है? आप उसकी मेहनत का पैसा तो देना नहीं चाहते उसको। वो जो हमारी मांग नहीं है, वो किसान सम्मान निधि मिल रही है नहीं मिल रही है, बढ़े घटे, वो हमारी मांग है ही नहीं, ना थी ना अब है। हम तो कीमतें चाहते हैं, लाभकारी मूल्य चाहते हैं, खेती को फायदे का सौदा बनाना चाहते हैं। हम रहमो करम पे जिंदा नहीं रहना चाहते। हम स्वाभिमानी लोग होता है किसान जो है, वो सम्मान से हम जीना चाहते हैं। अनुदान पे क्यों? हमें हमारा 45 लाख करोड़ रुपया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट है, जो एमएसपी पे हमको कम दिया गया। हमको 10-15 लाख करोड़ रुपया आपने दिया भी होगा, काट के बकाया दे दो। हमारा तो ड्यू है सरकार। एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे युद्धवीर जी, ये सरकार हमेशा कहती है हम छोटे किसानों के साथ हैं। जो बड़े बड़े किसान हैं, जो टीवी में बड़े बड़े चेहरे बन गए हैं, वो बैठे और बस यही धरना देते रहे, वो पॉलिटिकल हथियार बन गए दूसरी पार्टियों के हाथ में। काला कानून वापस लो, ले लिया सरकार ने, आप उठ के चले गए। आपने एमएसपी की गारंटी या एमएसपी को लेकर क्या आप सुनिश्चित कर सकते थे उस आंदोलन से? आपने उस पर फोकस ही नहीं किया। पूरा फोकस था। और आप जो भारत सरकार ने पत्र लिखा, उसमें ये जब आंदोलन खत्म हुआ, भारत सरकार ने ये वायदा किया हम कमेटी बना के बहुत जल्दी एमएसपी का किस तरह से दिया जा सकता है उसका फैसला करेंगे। ठीक है, उस पर सैयद जी आप जवाब दीजिए। और क्या हुआ उस पर आगे? कमेटी बनी, क्या किया आपने किसान? देखिए, कमेटी बनी और आज क्या हो सकता है? नहीं, चर्चा भी चल रही है उस पर। और जो हमारी कोशिश है कि कोई ऐसा बीच का मामला निकले जिसमें सारी चीजें उनकी बात भी रह जाए और जो सरकार चाहती है वो भी रहे, और देश की अर्थव्यवस्था में कोई ऐसी तकलीफ ना आए। लेकिन आप देखिए, अगर जैसे इस बार सरकार की नीयत को देखिए, इस बार सरकार ने कितना पैडी का अगर जो प्रोडक्शन कम हुआ और उसमें सेल जो जिस तरह से बाई किया है सरकार ने, खरीदारी की है, वो अपने आप में रिकॉर्ड बाई किया है। ये भी देखने की बात है, किसान भाई बहनों ने देखा है कि जिस तरह से हमने चावल को खरीदा है इस बार, हमारी सरकार ने रिकॉर्ड मात्रा में खरीदा है। वो भी इसलिए कि हम सिर्फ किसान भाई बहन के साथ खड़े हैं, हमारी सरकार खड़ी है। सम्मान निधि की जहां तक बात है, वो एक सम्मान निधि की जो चर्चा बार बार लोग कर रहे हैं कि उसमें बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये तो बजट में वापस आएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि किसानों के लिए, आलोक जोशी जी को मैं चर्चा में शामिल किसानों के लिए हम अच्छा करेंगे, ये पक्की बात है। पॉजिटिव संकेत यहाँ पर शेयर मार्केट दे रहा है। 450 की बढ़त के साथ निफ्टी और सेंसेक्स में भी आज हरे निशान के साथ शुरुआत हुई है।
ये दरअसल दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोग जो उम्मीद कर रहे हैं उसके लिहाज से पॉजिटिव सेंटिमेंट शेयर बाजार में भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बाजार का एक पुराना नियम है, बाय ऑन एंटिसिपेशन सेल ऑन न्यूज। तो कई बार ये भी होता है कि वो इस वक्त उम्मीद कर रहे हैं, जैसे ही वो उम्मीद पूरी होगी उसी वक्त इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे उनको लग रहा है कि मतलब रेवड़ियों का मामला नहीं रहेगा। सर्वे के आधार पे ऐसा जरूर लग रहा है। एक दूसरा कारण भी है, जो अडानी का एफपीओ सेल थ्रू कर गया है, शायद उसका भी सेंटिमेंटल असर है बाजार में। कि लोगों को लग रहा है, जो लग रहा था कि डूब जाएगा वो पार हो गया। आलोक जी का ट्रिगर वर्ड छू दिया है। चलिए पूरी कीजिए अपनी बात, पूरी कीजिए फिर आलोक। वो एक कारण है, लेकिन बाजार का उतार चढ़ाव शेयर के पहले और बाद में अक्सर फर्क होता है, और इसलिए जब तक बजट आ नहीं जाता है, यानी कि भाषण और के बाद ये बदल सकता है। जैसा अभी अंजना ने कहा था कि पिछले 8 सालों में इस सरकार ने किसी बजट में ऐसा कोई बड़ा चौंकाने वाला काम किया नहीं है, तो बाजार कई बार उम्मीद करता है। उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे उम्मीद है, उसको एटीसी की लिमिट पर उम्मीद है, उसको डायरेक्ट टैक्स के स्लैब्स में उम्मीद है। तरह तरह की उम्मीदें लेके बाजार बैठा हुआ है। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट किधर जाता है और उसमें से किन कंपनियों का नाम आता है। आलोक जी टच नहीं किया, वो था कॉर्पोरेट टैक्स। उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि 20% से कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जा सकता है। कॉर्पोरेट टैक्स अभी जहां है, अगर इससे कम हुआ तो कॉर्पोरेट्स हो सकता है खुश हो जाएं, लेकिन बाकी देश में जो मिडिल क्लास और गरीब आदमी है वो जितना नाराज होगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि वहां कोई गुंजाइश है इस वक्त कम करने की। टच भी नहीं करेंगे। मुझे इसमें बहुत शक है। आपको ऐसा लग रहा है? आलोक शर्मा जी, क्योंकि ऑलरेडी कॉर्पोरेट घरानों का लगभग 15 लाख। बाजार अच्छे से खुला है, थोड़ा आप भी मुस्कुराइए। सुबह सुबह सब ऐसे मायूस बैठे, थोड़ा सा पॉजिटिविटी वहां दिख रही है। आप भी उम्मीद के साथ मायूस की बात नहीं मुस्कुरा है। लीजिए। 3 दिन के अंदर लोगों का जो LIC में हमारे पूर्वजों का पैसा तक था वो सब उड़ रहा है। 5 लाख करोड़ रुपया 3 दिन में उड़ गया, और आप कहें मुस्कुराइए, मेरे से संभव नहीं हो पा रहा है कि अगर रिकवर हो गया 2 दिन 3 दिन बाहर रिकवर तो हो ही जाएगा। पूरी सरकार लगी हुई है, मुंह पे काली टेप लगा के रिकवर तो करवा ही रही होगी सरकार कहीं ना कहीं से। कल जरूर पैसा झोंका गया होगा चारों तरफ से। रिकवर हुआ है, अब आप मैं फिर उसको भी कहूँगा नकार उसमें देंगे। FPO में किसने पैसा डाला है, कहाँ से पैसा आया है, उसकी भी जानकारी देंगे। वापस आते हैं किसानों LIC को डिसमेंटल करने की बात भी कही है मुख्य आर्थिक सलाहकार। नहीं, देखिए तो तमाम चीजें चली रही हैं, और पिछली बार का जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो इनका लक्ष्य था उसमें 21% केवल लक्ष्य हासिल हुआ, और 21% भी बहुत बड़ा मुद्दा है। केवल वो कंपनियां बेची गई जो तमाम मुनाफे में चल रही थी। NCLT का आवरण उड़ा के 8-8 हजार करोड़ की कंपनियां 300-300 करोड़ रुपए में बेच दी। पूरा भ्रष्टाचार फैला दिया उनको बेचने में। खैर वापस आते हैं किसानों की बात। युद्धवीर भाई ने कही कि हम बिल्कुल अनुदान पर नहीं जीना चाहते हैं। अनुदान तो छोड़िए, किसानों की तो जेब खाली कर दी। खैर अब तो किसानों की आय डबल हो ही गई होगी। मोदी जी ने कह ही दिया था 2022 में आय डबल हो जाएगी। अरे भाई, आपने 2000 रुपए उनको दिए, लेकिन पिछला इकोनॉमिक सर्वे और कल का इकोनॉमिक सर्वे उठाइए, 2.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि से बाहर कर दिया है। वो नहीं दिखाई दे रहा है किसी को। आप 2.5 करोड़ लोगों को बाहर कर दीजिए, फिर 1000 रुपए बढ़ा दीजिए आप। ये एक सरकार नहीं है, व्यापार कर रही है पूरी तरह से। GST आपने ट्रैक्टर के टायर से लेके उसके पेट्रोल से लेके डीजल से लेके हर पार्ट पर GST लगा दिया। फिर आपने 2000 रुपए दे दिए किसान को। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड 300 से 400% रेट बढ़ गए। टमाटर का बीज, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, 2014 में 22,000 रुपए किलो होता था, आज 86,000 रुपए किलो है। लगभग 4 गुना रेट है। मैं पूसा के रेट बता रहा हूं, कल ही मैं देख रहा था कि छोटी छोटी चीजें जिसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, किसान के ऊपर जो मार पड़ रही है। और मुझे तो मोदी जी का भाषण याद आ रहा है। नहीं, मैं अंतिम बात, एक मिनट मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। 2.5 करोड़ किसान बाहर हो गए, और नेहा जी एक अंतिम बात कहना चाहूंगा। मोदी जी का वो फार्मूला ढूंढ रहा है पूरा देश कि ये जो खुले सांड हैं और जो पशु हैं, हमने ये जो है फार्मूला ढूंढ लिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव में पिछले साल इन्हीं दिनों में भाषण दिया था। वो किसान को आज भी पशु जो हैं वो परेशान कर रहे हैं। आपकी किसानों ने बीजेपी को वोट करके पहुंचा दिया। किसने किसको वोट दिया है तो समय बताएगा। देखिए क्या हो रखा है किसान को, तो मतलब हमको 2016 में कहा गया कि 2022 में आपकी आमदनी डबल हो जाएगी। खर्चा जरूर डबल हो गया, आमदनी जिस अनुपात में आधी भी नहीं हुई। जितना हमारा जो टारगेट 21,000 का रखा गया था, 10,000 पे अटक के खड़े हो गए। और अब तो पहले तो हमें 6 साल के लिए एक लॉलीपॉप दिया गया था आमदनी डबल होने का। अब तो सीधा ही सरकार ने कह दिया कि 2047 तक इंतजार करो, विश्व गुरु बन जाएंगे हम।
यानी कि 2047 तक अब बोलने की आवश्यकता ही नहीं रही है। ये मतलब मजाक हो रहा है देश के लोगों के साथ। आज हमको आवश्यकता है, आज हम क्राइसिस में, हम मतलब क्राइसिस में एक आदमी तो ये होता है कि वो मेहनत ना करे। हम किसान हैं, खेती करते हैं, अगर हम उत्पादन ना करें, हमारा उत्पादन गिरे, हम अपने काम को पूरा ना कर पाए तो हम दोषी हैं। लेकिन हम उत्पादन करके और भूख मर रहे हैं, इससे बड़ी विडंबना कोई हो नहीं सकती। और उस पर कोई आदमी गंभीरता से बात नहीं कर रहा, विचार नहीं कर रहा, उस तरह का प्रबंध नहीं कर रहा कि खेती को किस तरह से मुनाफे में लाया जाए, किसान को उसकी कीमतें दी जाएं। ठीक है, तो इस पर चर्चा करेंगे जल्दी से। नेहा, अगर आप सेंसेक्स के आंकड़े दिखा देंगे, क्योंकि देखिए जो शुरुआती उछाल के साथ हम देख रहे हैं बाजार को खुलता हुआ, वो एक संकेत दे रहा है कि शायद बाजार भी ये समझ रहा है कि अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो बहुत पॉपुलिस्ट ये बजट नहीं होने वाला है। एक और चीज जिस पर चर्चा बहुत होगी वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। इस पर जल्दी से कमेंट ले लेते हैं। नेहा, आप जैसे तैयार हैं मुझे इशारा कीजिएगा जल्दी से। आलोक जी, ओल्ड पेंशन स्कीम, जहां जहां आप इसी के भरोसे आपको लग रहा है कि जहां जहां राज्यों में कम से कम आपकी वापसी हो रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल इसी कारण से है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम जब आप 15-15 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट हाउसेस का माफ कर सकते हैं टैक्स के रूप में, 30% से 20% पे आप कॉर्पोरेट टैक्स को केवल मात्र छोटे से पीरियड में ला सकते हैं, तो जो हमारे लोग रिटायर हो रहे हैं उनको अगर पेंशन मिल जाए तो उसके कई तरह के फायदे भी हैं। पेंशन मिलने से उनकी हेल्थ के ऊपर भी इंप्रूवमेंट रहेगी, वो अपनी एजुकेशन को भी आगे बढ़ा सकते हैं, कहीं पर और भी उनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वो इकोनॉमिक सिस्टम के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है और हमने शुरुआत की है। लेकिन वैट बढ़ा दीजिएगा और ओपीएस दे दीजिएगा, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जीएसटी में ले आइए ना पेट्रोल प्रोडक्ट्स को। हिमाचल का आपने अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया, वहां पर भ्रष्टाचार के माध्यम से करके आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, हुआ कुछ नहीं। मोदी साहब की भाषण की एक रैली में देख रहा था, वहां पर धर्मशाला के अंदर जहां पार्किंग बनी थी, वो 6 साल पहले मोदी जी उस स्टेडियम का उद्घाटन करके आए थे, आज भी पार्किंग ही है। तो भ्रष्टाचार में जब आप डुबो देंगे तो कहीं ना कहीं। इसका जवाब फिर नेहा के पास। देखिए, जहां तक ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, समझना पड़ेगा कि दुनिया अब वो उस पेंशन स्कीम से हर लोग उससे हटके अब जो कंट्रीब्यूट, उसको बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या आपका कोई कंट्रीब्यूशन है, आपको सिर्फ जितने लॉन्जेविटी बढ़ गई, लोगों की जिंदगी बढ़ गई, तो सरकार पे खर्चा बढ़ता जा रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होता है उसको जरा देखा जाए कि सरकार के पास तो उतने ही रिसोर्सेज है लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड हो, जो आप कंट्रीब्यूट करें उसके बेसिस पे आपका होगा। एक्चुअल वैल्यूएशन होता है तो आपको समझ में आता है कि कितना गैप है, उसको भी ब्रिज करना पड़ता है सरकार को। इसलिए जरूरी है कि न्यू पेंशन स्कीम जो है वो बेहतर है, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए वो बेहतर है और वही होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इसका लाभ जो है आम नागरिक को भी होगा और ये सही है, ऐसा मुझे लगता है। जल्दी से नेहा के पास अब चलते हैं। नेहा, बाजार क्या कह रहा है? बाजार तो पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा रहा है अंजना, लेकिन जिस बात को लगातार जफर इस्लाम जी टच भी नहीं करना चाहते, दरअसल कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं जो कि बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं। ये सीएमआई का डेटा है जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जारी किया जाता है और उसमें किस तरीके से सालाना अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। ये आप देखिए 2017 से लेकर अब फाइनेंशियल ईयर 2022 तक, यानी कि वित्तीय वर्ष 2022 में 7.7% यानी कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की दर 2020 में, जबकि कोरोना आया था तब दिखाई दे रही थी। उसके बाद थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ है, 7.7 दर पर ये पहुंच गई है, 7.7% पर। लेकिन क्या वाकई जो 10 लाख रोजगार देने का वादा प्रधानमंत्री ने किया था, जिसमें सिर्फ अभी तक 1.5 लाख रोजगार मुहैया हो पाए हैं? कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया है। ऐसे तमाम लोग हैं जो इस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीम्स पर ही निर्भर हैं, उन्हीं पर आश्रित है अंजना। और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा आज के बजट में कि क्या वाकई जो जीडीपी ग्रोथ है, जिसके बारे में कल भी इकोनॉमिक सर्वे में लगातार चर्चा की गई, क्या वो जीडीपी का आंकड़ा सरकार छू पाएगी 6.5% का 2024 तक, जिस साल चुनाव होने हैं? क्या ये आंकड़ा, जो कि आईएमएफ ने बताया है कि बहुत ज्यादा बेहतर अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करता है, ये कहता है कि जो भारत है वो बेहद मजबूती से दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले आगे बढ़ रहा है, क्या ये वो आंकड़ा छू पाएगी सरकार या फिर नहीं? और ये तस्वीरें अंजना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, जिसके बाद ही आगे कैबिनेट की मीटिंग में बजट का अप्रूवल होता है, तो प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। पहले वो वित्त मंत्रालय गई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उसके बाद राष्ट्रपति के पास वो जाकर
और आप उनके हाथ में देख रहे हैं जिस पेपरलेस बजट की बात ये सरकार कर रही है वो आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बजट के सबसे पहले पहुंची हैं वित्त मंत्री, और ये पूरा का पूरा उनकी जो टीम है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कहा था महिला सशक्तिकरण में भी ये आखिरी बजट, पूर्ण बजट इस मोदी 2 का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनका ये 5वां बजट है जो आज वो पेश कर रही हैं, पूरी टीम उनके साथ। बिल्कुल, और सेंटर फोकस में दोनों महिलाएं दिखाई दे रही हैं। एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाल साड़ी में, दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू जो कि कल आर्थिक सर्वेक्षण के साथ सामने आई, और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश जिस दर से विकास कर रहा है, जिस मजबूती के साथ अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में एक सशक्त भारत की तस्वीर यहां पर दिखाई देगी। लेकिन इस बीच लगातार ये सवाल उठ रहे हैं अंजना कि आखिरकार वो जो ग्रोथ रेट है या फिर प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया का सपना, और साथ ही किस तरीके से वोकल फॉर लोकल को मजबूती प्रदान की जाएगी, उन तमाम बातों को लेकर क्या महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, क्या ऐसे ऐलान हैं जो आज के इस बजट में संभव है। लगातार जफर इस्लाम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर जी, एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि लगातार जो खपत है, जो कंजम्पशन है, वो कम होता जा रहा है, और ये देखा जा रहा है कि लोगों के जो लिविंग का स्तर है, यानी कि जिस आधार पर ये तय किया जाता है, कई सारे ऐसे मानक होते हैं कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड ही बताता है कि आपके देश की जनता कितनी खुशहाल है, वो लगातार कम हो रहा है, क्योंकि महंगाई आपके लिए एक बड़ी चुनौती है और इससे आप पार नहीं पा रहे। देखिए, कोविड के बाद और कोविड के समय और कोविड के बाद तुरंत निकलते ही जो है हमें यूक्रेन वॉर का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने वही कोशिश की है कि जो जिन वर्ग को जिस तरह की भी जरूरत है उसको हमने उसका प्रावधान किया है और उसको पहुंचाने का काम किया है। हम जरूर इस बात की चिंता करते हैं कि एक आम नागरिक को उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसका स्तर बढ़े, और उसके लिए जो भी पॉलिसी डिसीजन होगा, जो भी बजटरी एलोकेशन होगा वो करेंगे, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, चाहे वो कोई भी हो, देश का नागरिक हो, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, और उसके लिए हम जरूर इसकी झलक आपको इस बजट में जरूर दिखेगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति ने भी जानकारी दी है ट्वीट के जरिए कि निर्मला सीतारमण उनके पास आई हैं मिलने के लिए, और ये तस्वीरें देख रहे हैं। सुबह चाय पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ, और ये शक्तिशाली तस्वीर हिंदुस्तान की, जिसमें आप देख रहे हैं महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ महिला वित्त मंत्री, जो कि इस बार 5वां बजट अपना पेश कर रही हैं। लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं, क्योंकि ये सच है कि अन्य देशों के मुकाबले 6.1 का प्रोजेक्शन आईएमएफ ने भी किया है, लेकिन हम कैसे 8.5 से 7 और 7 से फिर 6.5 जो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया आईएमएफ का प्रोजेक्शन 6.1 है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हम बेहतर आगे कर पाएंगे, इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल ये तस्वीर, इसके फौरन बाद वो अब जाएंगी जहां पर कैबिनेट में अप्रूवल होगा इस बजट का, और ठीक 11 बजे आप देखेंगे। हमने देखा है पिछले कई वर्षों से बहुत लंबे लंबे बजट हो रहे हैं, और लोग मिनट भी गिनते हैं कि बजट एलोकेशन जो होता है उसमें एक के बाद एक आते हैं, लेकिन टैक्स पर सबकी नजर रहती है। तो आज तक पर एक बार फिर से टैक्स के मुद्दे को छेड़ते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत सारी उम्मीदें रखता है, ये सोचता है कि डायरेक्ट टैक्सेस में उसको कुछ फायदा शायद सीधा मिल पाए। उस पर क्या हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अश्विनी महाजन जी भी अब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आलोक जी, 2 या 3 बड़ी बातें जो आप, क्योंकि अब घड़ी बहुत करीब आ गई है, 2 या 3 बड़ी बातें जो आप कंस्ट्रक्टिवली बता सकते हैं सकारात्मक रूप से कि ये सरकार को करना चाहिए, ये बताइए आज। देखिए, सबसे पहले तो महंगाई के ऊपर, क्योंकि आज जिस तरह से गरीब आदमी पिस रहा है, तो महंगाई किस तरह से कम हो, और खास तौर पर जो गरीब आदमी है वो किस तरह से राहत महसूस करे, ईएमआई उसकी कम हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, केंद्र सरकार को बेरोजगारी को दूर करने के लिए तमाम जो कदम हैं वो उठाने चाहिए। 2 चीजें तो सबसे पहली चीज ये है। तीसरी चीज आती है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जो 2.5 लाख की लिमिट है, इसमें एक ऐसी बढ़ोतरी होनी चाहिए कि एक आम आदमी को कहीं ना कहीं राहत महसूस हो। और जीएसटी में तमाम चीजें जो अभी तक आई हैं, दूध है, दही है, इसके ऊपर भी अगर कोई घोषणा हो
कि इन चीजों को हटा दिया जाए। और पूरे इन सब के ऊपर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस बजट में जोशी मठ के लिए अगर अलग से प्रावधान रखा जाए तो मैं समझता हूं कि वो बहुत जरूरी है। 3 पूछा था, 4 उन्होंने बता दिए, सब पर आप जवाब दीजिए। सैयद जफर इस्लाम साहब, टैक्स वाले से शुरू कीजिए। 2.5 लाख से 2.60 2.65 कर देंगे या कुछ वाकई टैंजिबल होगा? ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नेहा। वित्त मंत्रालय संभालना बहुत आसान नहीं है। 2019 से लेकर 2023 निर्मला सीतारमण की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और अंजना, हर बार इस बात पर भी नजर टिकी रहती है कितना लंबा दरअसल ये भाषण चलने वाला है। और सुबह से जो बातें हुई हैं उसमें सामने आ रहा है कि लगभग 1.25 घंटे का आज का भाषण होगा, जो कि एक्सटेंड भी हो सकता है 1.5 घंटा 2 घंटा तक। लेकिन सभी दरअसल उम्मीद करते हैं कि किस तरीके से निर्मला सीतारमण का ये भाषण आम आदमी से लेकर उस मिडिल क्लास और उस किसान को भी अफेक्ट करेगा जो उम्मीद भरी नजरों से इस वक्त वित्त मंत्री की ओर देख रहा है। जफर जी से ये भी कमेंट लेंगे, लेकिन इस बीच अश्विनी महाजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कि आखिरकार ये चुनावी बजट रहने वाला है या फिर वाकई इसमें कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जा सकते हैं जिसको लेकर आम आदमी राहत महसूस कर सके। लेकिन इस बीच तस्वीरें देखिए, ये बजट से पहले राष्ट्रपति से मुलाकात वित्त मंत्री की, दोनों महिलाएं और दोनों महत्वपूर्ण पदों पर, एक देश के सर्वोच्च पद पर और दूसरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो अब से कुछ ही देर पहले चाय के लिए राष्ट्रपति के पास मिलने पहुंची। और उसके पहले ये जो फोटो ऑप अंजना हम हर साल देखते हैं वो दरअसल पूरे दिन ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर छाई रहती हैं। और अब से कुछ ही देर पहले हमने वो तस्वीर भी देखी थी जिसमें लाल टैब के साथ निर्मला नजर आई थी, और आज लाल रंग की साड़ी। और वो 5 तस्वीरें भी हमने दिखाई जो पिछले 5 बजट में निर्मला सीतारमण के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज की ये तस्वीर बजट से पहले राष्ट्रपति के साथ वित्त मंत्री की मुलाकात, और 5वीं बार आज बजट पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण की ओर से। हालांकि लगातार जो उम्मीदें हैं और जिस तरीके से आप अंजना कह भी रही थी, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और ठोस बात पिछले 4 बजट में भी निकलकर सामने नहीं आई है जिसको लेकर लोग उत्साहित हो सके। और यही वजह है कि सुबह से भी हम चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो अभी तक अंजना कोई ऐसी ठोस एक बात दावे के साथ नहीं कह पाए हैं जिसको लेकर ये लग सके कि आज का हाईलाइट पॉइंट ये रहने वाला है। चाहे वो टैक्स को लेकर घोषणा हो, चाहे वो किसानों को लेकर घोषणा हो, चाहे वो किसी और महत्वपूर्ण चीज जो कि आम आदमी की जेब से जुड़ी हुई है उसको लेकर कोई घोषणा हो। अश्विनी जी, आपसे मैं यही जानना चाह रही थी, क्या आज कुछ ऐसा टेक अवे रह पाएगा इस बजट से, या फिर एक बार फिर से जो 4 साल से हम घिसी पिटी वही लकीर देख रहे हैं वही दिखाई देगी? देखिए, पिछले सालों में हमने देखा है, प्रधानमंत्री जी भी बार बार ये कहते ही हैं कि ये जो लोक लुभावन या ये बातें हैं, कई बार तो अभी उन्होंने लेटेस्ट ये भी कहा रेवड़ी कल्चर नहीं चलना चाहिए। इसलिए ऐसा कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि कोई लोक लुभावन बातें हों, लेकिन लोक कल्याणकारी जरूर अपेक्षा की जा सकती है। क्योंकि जैसे कि बार बार ये बात आ रही है कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत है और उसके माध्यम से देश में कंजम्पशन भी बढ़ाना और उसके माध्यम से आगे विकास आगे बढ़े, आर्थिक समृद्धि आगे बढ़े, जैसे चिंता भी व्यक्त की जा रही है कि हमारी थोड़ी कम है। कल का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया अश्विनी जी, उससे तो एक तरीके से लगा कि IMF कह रहा है कि इंडिया इज शाइनिंग। ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से देख लीजिए तो इंडिया का जो विकास दर है, ग्रोथ रेट है, वो सब कुछ, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। पूरी दुनिया में इकोनॉमीज, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो सिकुड़ रही हैं और कई प्रकार के कारण हैं। उसमें जो सबसे बड़ी बाधा वो है कि सप्लाई चेन जो है, ग्लोबल वैल्यू चेन है, उसमें बाधाएं आ रही हैं। लगातार तेल की कीमतें दूसरे दुनिया के देशों के लिए बढ़ रही हैं। बाकी खाने पीने की चीज़ों के दाम भी बढ़ रहे हैं। ऐसे सब मौके पर दुनिया के समक्ष भारत जो है, इन चूँकि तेल से बचा हुआ है और खाद्य मुद्रास्फीति भी थोड़ी कंट्रोल में है, ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने देश को और ज़्यादा गति कैसे दे सकें। और इसके लिए जो अभी जो ध्यान में आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर और ख़ास तौर पर MSME सेक्टर पर ज़्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत होगी और रूरल सेक्टर पर, रूरल सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़े और लोगों की आमदनी बढ़े। चीन के साथ व्यापार में जो असंतुलन है उस पर भी बात की है आपने। MSME कहा, MSME सेक्टर को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हैमर कर रही है कि वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कार्ति चिदम्बरम का एक आया है ट्वीट जिस पर मैं आपका कमेंट चाहती हूँ।
वो कह रहे हैं कि एक ऐसे दिन का मैं इंतजार कर रहा हूं जब एक एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज बन जाए बजट। ये रीडिंग वीडिंग बंद कीजिए और चुपचाप उसको वेबसाइट पे डाल दीजिए। आपकी सरकार ने बहुत सारी पुरानी जो परंपरा रही है बजट को लेकर वो सब तोड़ा है, रेल बजट भी अलग किया है। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? इस सुझाव को आप कैसे देखते हैं मिस्टर सैयद जफर इस्लाम? देखिए सुझाव है, और टैक्स वाले पे जरूर बोलिएगा, भूले नहीं हम। देखिए सुझाव है, सुझाव तो सुझाव ही होता है और हर सुझाव की जो है उसको समीक्षा की जाती है, की जाएगी उनकी सुझाव को भी। लेकिन जहां तक टैक्स का बात है, मुझे लगता है कि शायद टैक्स में कुछ रिलीफ दिया जाए, बट लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि जब आप कहते हैं कि मिडिल क्लास को टैक्स से फायदा होगा, ये सही नहीं है। इसलिए कि मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स पेयर्स 1.5 करोड़ ही लोग हैं देश में जो टैक्स पे करते हैं, और जब मिडिल क्लास उससे बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, तो पूरे मिडिल क्लास को वर्ग को जब फायदा देने के लिए बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन लेने पड़ते हैं, और उस चीज को सरकार बार बार लेती है, इस बार मिलेगी जिसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है। अब जैसे छोटी सी बात है, जो दवा दुकान खुलवाया जिसमें एकदम सस्ते दर पे दवा मिलती है, तो उसका फायदा मिडिल क्लास को ही तो होता है। जैसे आपका आयुष्मान भारत है, उसका फायदा किसको होता है? ऐसी कई चीजें, जो नई सड़कें, अच्छी सड़कें बनवाते हैं, एमएसएमई में जो बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो उसका फायदा किसको? मिडिल क्लास को ही तो होता है। आपने कहा कि एमएसएमई में फोकस होना चाहिए, मुझे लगता है कि खासकर माइक्रो में ज्यादा फोकस होना चाहिए, और वो शायद इस बार सरकार में उस पर भी ध्यान देगी। उसमें छोटे छोटे जो व्यापारी है उनके लिए चिंता करेगी जरूर सरकार। इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको राष्ट्रपति से मुलाकात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, लेकिन उनके साथ ही दोनों वित्त राज्य मंत्री मौजूद थे, पंकज चौधरी और भागवत कराड़। उन दोनों ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद क्या कहा है, आइए आपको सुना देते हैं। आपके सामने आ जाएगा और निश्चित तौर से उम्मीदों का बजट सबके लिए। सर व्यापारियों के लिए कितनी छूट? पंकज जी, मैंने कहा समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख करके बजट बनाया। चुनावी बजट होगा क्या, क्योंकि अगले साल चुनाव है, चुनावी बजट होगा पंकज जी? है चुनाव है, आम चुनाव भी है, तो उसकी झलक दिखाई देगी इस बजट में। निश्चित तौर से मैंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख करके बजट बनाया गया और सबके उम्मीदों पे खरा उतरेगा। अभी कोविड से हमारे देश की रिकवरी अच्छी हो चुकी है। कल अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखें तो हर एक सेक्टर में हमारी उन्नति हो रही है। अदर देश जो है, अदर देश के कंपैरिजन में हमारी इकोनॉमी अच्छी है। उतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब शपथ ली थी, तब भारत देश 10वें नंबर में था, लेकिन आज 5वें नंबर पे आया है। ये 8 साढ़े 8 साल में हम 10 से 5 तक जंप मारी है। तो भागवत कराड़ को आप सुन रहे थे, 10वें नंबर पर थे जब हमें सरकार में हम आए, और उसके बाद से 5वें नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था पहुंची है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री अब कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक में जाएंगी, जहां पर अप्रूवल लेने के बाद बजट पेश करने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन दिलचस्प यह है कि बाजार में लगातार उछाल है, और अब 516 अंकों की बढ़त के साथ 60,000 के पार सेंसेक्स चला गया है, और वहीं आप देख रहे हैं निफ्टी में 153 अंकों की बढ़त है।